And welcome to our second episode of podcast series, which is on women's mental health. Myself, Dr. Dhruvil Patel from Mother Love Women's Hospital and Gynec Endoscopy Center. We have Dr. Tejas Kothia sir as our guest, consultant psychiatrist from Mindcare Hospital. Sir, welcome to our series. वैसे हम बहुत बार मिलते रहते हैं. आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर सो मुझे थोड़ी सी आपके साथ में बात करने में और थोड़े क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ बट स्टिल विल डू द बेस्ट सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पोस्टपार्टम पीरियड में विमेन्स की मेंटल स्टेटस क्या रहते हैं उनकी माइंड में क्या क्या चीजें रहती है और वो चीजें हार्मोनल तरीके से उस पे कैसे इफेक्ट करती है. अगर मैं फीमेल की बात करूं कि जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है मतलब 20 साल से 40 या 45 साल की फीमेल, वो जब भी एक फेज में आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी आती है जिसको हम पोस्टपार्टम फेज बोलते हैं, वो उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है. लेकिन यहाँ जहाँ तक मुझे मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है और एक जो हमारे पास जो एनालिसिस के डेटा है, वो बताता है कि 20 to 30% फीमेल आफ्टर डिलीवरी मतलब पोस्टपार्टम के ड्यूरेशन के दौरान कॉमनली 3 साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का सफर से फेस करती है. सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर. एग्जैक्टली. दूसरा कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर. और तीसरा कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं साइकोसिस. ये तीनों तरीके के कॉमनली साइकेट्रिक डिसऑर्डर पोस्टपार्टम फीमेल में पाए जाते हैं, जिसकी साइकेट्रिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को मिल के अच्छे से ट्रीटमेंट करनी चाहिए. तभी जाके उसका आगे आगे जाके प्रोग्नोसिस या आउटकम सोसाइटी या समाज में उस फीमेल को अच्छा दे पाए. डेफिनेटली सर. ये सारी चीजें जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में चले तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है डेफिनेटली. और ये मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी और मेंटल हेल्थ, जो प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पूरा एक नया बच्चा अंदर आना, बहुत सारे हार्मोन्स के अप डाउन्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो इससे इसके लिए एज अ साइकियाट्रिस्ट आपकी क्या राय है? जब भी मैं बताऊँ ना, ये बहुत सही है कि अभी समाज सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी लोग कपल प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, तो वो लोग प्लानिंग से पहले भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कराते हैं, व्हिच इज़ वेरी प्री नाइस थिंग. प्रेगनेंसी प्री काउंसलिंग. प्रेग्नेंट काउंसलिंग जो पहले नहीं होता था, ऑफ अभी हो रहा कोर्स. है. तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे ये फ़ायदा होता है कि उनको अगर बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनको कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हम्म. हस्बैंड में या स्त्री में कोई भी डिफेक्ट है, वो गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं. और उसके ट्रीटमेंट के बाद अगर जो आउटकम आता है मतलब प्रेगनेंसी अच्छे से रहती है, प्रेगनेंसी के 9 महीना अच्छे से रहते हैं, डिलीवरी भी अच्छे से हो पाती है और हम्म. बच्चा भी हेल्दी आता है. साथ-साथ अगर कोई कपल जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है, अगर एक कंसल्टेशन और जोड़ दे जिसको बोलते हैं साइकियाट्रिक कंसल्टेशन, कि डेफिनेटली. जो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी. ये प्रेगनेंसी का 9 महीना है ना, वो भी बहुत क्रूशियल होता है. बहुत. यस. तभी फीमेल जनरली देखा जाए कि उसके अंदर बॉडी में एक एक और बॉडी बन रही होती है. उसको फ्रीक्वेंटली एंग्जायटी एपिसोड्स, डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं. कुछ फीमेल बार-बार चेक करती है कि अंदर बच्चे की धड़कन सही से धड़कन है कि नहीं. धड़कन है कि नहीं. यस. सोने में, उठने में, बैठने में, वॉशरूम जाने में, नहाने में, वो बहुत ध्यान रखती है. चलने में भी ध्यान रखती है, कहीं पे गिर जाएगी तो बच्चों को कुछ हो जाएगा अंदर. तो ये जो डर का माहौल रहता है उसकी लाइफ में, उसकी वजह से वो कांस्टेंट प्रेगनेंसी के दौरान एंजाइटी, डिप्रेशन फेस करती है. उसकी असर पोस्टपार्टम में आती है. पोस्टपार्टम में आती जब भी है. पोस्टपार्टम होता है डिलीवरी, तो वो एपिसोड्स बढ़ जाता है और उनको एक सीवियर डिसऑर्डर हो जाता है, या एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर कई-कई बार साइकोसिस हो जाता है. तो एक और कंसल्टेशन यानी कि साइकियाट्रिक कंसल्टेशन जोड़ दो. उसमें क्या होता है, सिर्फ इतना ही होता है कि अगर फीमेल में कोई प्रीडिस्पोजिंग प्रीवियसली कोई साइकियाट्रिक इश्यू है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. अगर वो फीमेल प्रोन है यानी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसका अच्छे से सिर्फ काउंसलिंग जरूरी है. उसके अलावा उसकी कोई मेडिकेशंस की रिक्वायर ही नहीं है. तो यस. एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अगर एक साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन जोड़ा जाए, तो तो मुझे लगता है कि कपल्स के लिए बहुत कपल बेनिफिशियल बहुत रहेगा. बेनिफिशियरी रह सकता है. डेफिनेटली. अभी अभी के एरा में इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इज नॉट अ टैबू, जो हम मानते हैं एज अ डॉक्टर हम बिलीव करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में ऐसा समाज है कि जो ये बांझ है, ये लेडीज बांझ है या फिर ये जेंट्स बांझ है तो उसको समाज में से निकाल दो, ऐसा बहुत चलता है. तो इनफर्टिलिटी जो मतलब
बहुत सारे समाज में जो है, तो इनफर्टिलिटी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो वुमेन पे क्या इम्पैक्ट करती है? ये बहुत ही क्रूशियल इश्यू है इनफर्टिलिटी होना, क्योंकि समाज में यही चीज है कि जिस कपल के बच्चे ना हो तो डेफिनेटली फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, उसके लड़के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल देखे कि शादी टूट जाती है और वो जेंट्स दूसरी शादी कर शादी लेता है करता और है उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं रह रहती। तो ये बताते हैं कि ये दोनों फीमेल बच्चा करने के लायक नहीं है, उनका लड़का तो है वो बच्चा एग्जैक्टली, करने के लायक है, उसमें कोई डिफेक्ट डेफिनेटली। नहीं है। लेकिन सही तरीके से अगर इसको हम कंसीडर करें तो इनफर्टिलिटी इश्यू फीमेल में है एज वेल एज मेल में भी इनफर्टिलिटी के इश्यू होते हैं। अगर किसी पुरुष का स्पर्म काउंट का रिपोर्ट कराए तो उसमें स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म की मोटिलिटी कम होना, अच्छे से कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उनका टेस्टिस स्मॉल होना, टेस्टिस एट्रोफी होना या फिर वेराइकोसिले का प्रॉब्लम हुआ। ये बहुत सब चीजें हो चीज़ों की सकती है। वजह से उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रह पाती और फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन सोसाइटी में तो यही है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो सिर्फ फीमेल फीमेल में को ही आगे फीमेल को रखो। उनको ब्लेम किया जाता है और ब्लेम उनको किया ब्लेम जाता है। करने की वजह से ये होता है कि फिर उनकी साइकोलॉजी अफेक्ट होती है। इफेक्ट होती है। अगेन वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफर करते हैं, सफर वो का। किसी को बता नहीं पाते लेकिन अकेले अकेले रोते हैं, अकेले अकेले शांत हो जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर उसकी भी हम ट्रीटमेंट कराए तभी सही। इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छा रोल होता है हस्बैंड का। हम्म। अगर हस्बैंड आगे बढ़े सोसाइटी में। हस्बैंड को समझना चाहिए कि ये दोनों बच्चा करना 50% इज रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है, मतलब वाइफ की है, और 50% हस्बैंड की है। तो ये दोनों की इक्वल इक्वल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे सिर्फ हस्बैंड के स्पर्म से बच्चा नहीं हो रहा, या फिर सिर्फ विमेन के ओवम से बच्चा नहीं हो रहा, दोनों का 50-50% मिलेगा तभी तो बच्चा होगा। डेफिनेटली। मूविंग अहेड, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी। तो ये हाउ टू मैनेज सीवियर मूड स्विंग्स, मतलब मेंसेस के पहले, एंड उसके लिए सिर्फ अभी तक पूरे सिर्फ गायनेक डॉक्टर ही मेडिसिन देते हैं, चाहे वो ओसी पिल्स हो या फिर बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। बट इसमें हाउ अ साइकेट्रिस्ट कैन इन्वॉल्व? अगर हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की बात करें तो हमारी जो डीएसएम है, मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल ऑफ मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उसमें इस डिसऑर्डर का कंसिडरेशन किया गया है। उसमें बताया जाता है कि रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल, मतलब 20 से 50 साल की फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज की है, उनको मंथली मंथली जो पीरियड्स आना चाहिए वो पीरियड्स आने से 4 या 5 दिन पहले उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके मूड पर असर होती है और उनको मूड स्विंग्स अफेक्ट होते हैं। उनका मूड कभी भी रेगुलर नहीं हो पाता। सुबह वो हंसते हैं, शाम को वो रोते हैं, रात को इरिटेट हो जाते हैं। उसकी वजह से उनको फ्रिक्वेंटली डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं। अगर पीएमडीडी को कंसीडर करा जाए तो अगेन ये गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज साइकियाट्रिस्ट, अगर हम दोनों का कंबाइंड कंसल्टेशन कराए तो उसमें काउंसलिंग मिल सकता है, ट्रीटमेंट मिल सकती है, थेरापी मिल सकती है। और ये अप्रोच से आगे बढ़े तो ये फीमेल को हम जो आउटकम देना चाहे वो पहले के अकेले, मतलब कोई एक सिंगल डॉक्टर अगर हैंडल कर पा रहा है उसकी जगह उसकी टीम हैंडल करे तो अच्छा आउटकम आए और उनको भी ये प्रॉब्लम जो सफर कर रहे हैं उनको भी जल्दी से तुरंत ही रिलीफ मिल जाए। डेफिनेटली सर। ओके, सो मूविंग अहेड, ये अपने समाज में बहुत सारे केसेस है कि दे आर बीइंग अब्यूज्ड, चाहे वो विमेन हो एंड या फिर मेल हो। सो हमारा टॉपिक है विमेन्स हेल्थ पे। सो बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल कंसिडर बोथ मेल एंड फीमेल, कि ट्रॉमा वो एक इंसान पे क्या इफेक्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आई मीन ट्रॉमा का मतलब है सेक्सुअल एब्यूज होना या फिर मोलेस्ट होना, या वो एक इंसान के माइंड पे क्या इफेक्ट करता है, और उसके बाद में उसकी जो आफ्टर लाइफ है, चाहे वो शादी करे या ना करे, वो सेकेंडरी है। अब अगर वो शादी करते हैं तो वो कपल कैसे रह पाता है, उसके लिए उनको क्या क्या मेजर्स लेनी चाहिए? अ, अगर हम स्पेसिफिकली ट्रॉमा की बात करें तो सेक्सुअल ट्रॉमा की बात करें तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे हुए हैं कि जो बोलते हैं कि सर हम काफ़ी लंबे समय से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हम काफ़ी समय से पैनिक डिसऑर्डर, हम काफ़ी समय से
जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, या हम सोशल फोबिया फियर कर रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न खरा कि आप ये सब चीज़ें कब से फ़ील कर रहे हो? तो जब वो बताते हैं कि सर 5 साल या 7 साल या 10 साल पहले हमने एक ट्रॉमा फ़ेस किया था, जो सेक्सुअल ट्रॉमा था। सेक्सुअल ट्रॉमा कई तरीके के होते हैं। ज़बरदस्ती से बॉयफ्रेंड या हस्बैंड सेक्स करे जब फीमेल की मर्ज़ी ना हो, उसको सेक्सुअल ट्रॉमा बोलते हैं। वो ज़्यादातर परवर्ट हो, मतलब कि अननेसेसरी जो अलग-अलग जगह अलग-अलग पोर्नोग्राफ़ी देख के सेक्स करे, जो फीमेल को हार्म करने की कोशिश करे, उस तरह का एग्रेसिव सेक्स करे, या फिर अननेचुरल पार्ट पे सेक्स करे, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रॉमा। और ये सेक्सुअल ट्रॉमा उनके दिमाग में इतना इतना बैस जाता है कि वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाते, और उसकी वजह से आगे जाके साल 2 साल 5 साल, कई कई लोग तो 10 या 15 साल तक उस सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से साइकेट्रिक मेडिकेशंस का सहारा ले रहा है और साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन करा रहा है। तो ये ट्रॉमा इम्पैक्टफुल होता है, और इसका अगर सॉल्यूशन तुरंत ही, मतलब जब भी ये सेक्सुअल ट्रॉमा हो, अगर वो तुरंत ही अपने अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, तो गायनेकोलॉजिस्ट जो उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट करे, और वो दूसरा कंसल्टेशन साइकियाट्रिस्ट से कराए, तो साइकियाट्रिस्ट तुरंत ही उनको जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उससे बाहर आने की कोशिश करे, तो इसका रिजल्ट अच्छा मिल पाए। लेकिन क्या होता है कि समाज में ये टैबू है, स्टिग्मा है कि ये सब चीज़ें बंद कमरे की चीज़ें बंद कमरे में ही रह जाती और है। ये सब चीजें बाहर किसी को पता चलेगी तो समाज में हमारी क्या रहेगी? क्या मेरी बेटी या मेरे बेटे के साथ में ये हुआ है, समाज में लोगों को पता चलेगा तो क्या रह जाएगा? तो फिर इससे हॉस्पिटल तो जाना दूर, वो लोग पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते और हैं, कई सालों तक ये ट्रॉमा फेस करते रहते फेस हैं करते कि रहते 2 हैं। साल, 3 एग्जैक्टली, साल, 5 साल तक उनका शोषण हुआ है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कि शोषण हुआ है तो चलो 1-2 बार हुआ है, लेकिन 5-5 साल तक पांच कई पांच लोगों का साल होता है। यस, ये वो कभी किसी की हेल्प ही नहीं लेते। डेफिनेटली। मूविंग अहेड, प्रेगनेंसी में बहुत सारे रूरल एरिया में तो ऐसा माना जाता है कि और कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करती है। सो बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो आप पहले से है, प्रेगनेंसी रह गई तो वो बाद में भी रहेंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान वो मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो प्रेगनेंसी पे एंटीसाइकेटिक मेडिसिन का क्या रोल है? वो क्या इफेक्ट करती है? वो बच्चे पे इम्पेक्ट करती है या नहीं करती है? अगर हम देखा जाए कि अगर किसी फीमेल के जो प्रेग्नेंट है और उसको कोई साइकेट्रिक इश्यू आए, कोई भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाटएवर, तो हमें इस चीज़ में बेनिफिट वर्सेस रिस्क असेस करना चाहिए कि अगर हम मेडिसिन देंगे तो उसका बेनिफिट कितना रहेगा, और उसको उस मेडिसिन का रिस्क कितना रहेगा, और हमें उसके अकॉर्डिंगली सेट करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में हम सिर्फ काउंसलिंग यानी कि साइकोथेरेपी की ही सुझाव सुझाव देते हैं कि हमें साइकोथेरेपी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें कंसल्ट कराना है। लेकिन कई-कई केसेस ऐसे होते हैं जो वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब मेडिकेशन की नीड हो, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट गायनेकोलॉजिस्ट विजिट कराते हैं कि वो बच्चे का ज़्यादा से सोनोग्राफी में देख के बच्चे को ज़्यादा से पता ज़्यादा चल पाए। सोनोग्राफी में देखें, बच्चे को ऑब्जर्व करें कि उसके हार्ट बीट में या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, फीमेल मेंटल हेल्थ भी हमें देखती रहनी चाहिए कि दवाइयों से फीमेल मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन कंसीडर करें तो प्रेगनेंसी में साइकियाट्रिक मेडिकेशन का यही रोल है कि हम लो डोज देते हैं, जितने हो सके उतने मिनिमल मेडिसिन देते हैं, और साथ ही साथ साइकोथेरेपी की ज़्यादा मशवरा करते हैं कि साइकोथेरेपी का ही सलाह लीजिए। हाँ, ये बात सच है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में हार्मफुल करती है, लेकिन सभी साइकियाट्रिक मेडिसिन प्रेगनेंसी में हार्मफुल है, ये एक मिथ है। डेफिनेटली उसके लिए वी हैव टू कंसल्ट अवर साइकेट्रिस्ट, और जो भी है गायनेक के साथ में वो एक बार कोलैबोरेट करके फिर डिसाइड करे कि हाँ ये मेडिसिन हमारे पेशेंट के लिए अच्छी है कि नहीं है, बेनिफिट। वो डॉक्टर, दोनों डॉक्टर मिलके वो जो जी, जैसे सर ने बताया रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालते हैं, और उसके बाद में वो लेनी नहीं लेनी वो तय करते हैं। सही। डेफिनेटली। अभी के एरा में एक और क्वेश्चन बहुत लोगों में ये उभर रहा है, पीसीओएस। तो ये छोटी मतलब टीनेजर गर्ल्स में या फिर एडोलेसेंट एज में वो क्या इम्पैक्ट करता है कि मोटा होना, या फिर उससे जो पीसीओएस की जो भी चीजें हैं, तो वो मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है? ये पीसीओएस मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज,
इट्स अगेन अ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि डेफिनेटली। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से उनके पीरियड में रेगुलेशन नहीं आना, कई बार 2 महीने 3 महीने बाद पीरियड्स आना, इरेगुलर पीरियड्स आना, उसकी इफेक्ट बॉडी पे होना, फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाना, मोटापा हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, कई कई बार अननेसेसरी पार्ट्स पे मेल हेयर ग्रोथ होना। हेयर ग्रोथ होना, जो उनको लगे कि हम मेल जैसा बनने की लग रहा है या ऐसा, उसकी वजह से फीमेल साइकोलॉजिकल हेल्थ बताओ तो उनको बॉडी डिस्फोरिक डिसऑर्डर हो जाता है। एक बॉडी डिस्मॉर्फिया ये कंडीशन है जहाँ पे वो अपने आप को खुद खूबसूरत में ही नहीं महसूस कर पाती, उसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होती है और अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करती है, अपने आप को मतलब अननेसेसरीली यंग एज में बोलती है और कैसे बेरियाट्रिक सर्जन के पास जाके बेरियाट्रिक सर्जरी की सलाह ले लेती है। वो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ भी कुछ भी करने आता के है, लिए प्लास्टिक तैयार हो सर्जरी जाता कराने के लिए तैयार हो जाती है, ये सब तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें अगर अच्छे से हम बताएं ना तो डाइटरी मैनेजमेंट एक तो है। है, काउंसलिंग और डाइटरी डाइट मैनेजमेंट से पीसीओएस को कंट्रोल कंट्रोल करना कर सकता है। इजी है। सो इसमें अगेन जो भी उनके गार्डियंस है, मदर फादर या फिर बड़ा भाई है, क्लोज फ्रेंड, उनका रोल बहुत ज्यादा है कि काउंसिल करे, या फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट या अपने किसी डॉक्टर, फैमिली एटलीस्ट फैमिली फिजिशियन से भी काउंसलिंग ले, तो शी विल फील बेटर। अभी मेरे पास काफ़ी ऐसा केस आ रहा है कि सर मुझे पीसीओएस है इसलिए मुझे डिप्रेशन है, तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम पीसीओएस का या डिप्रेशन का नहीं है, आप अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, उनको बताइए कि पीसीओएस की अच्छे से ट्रीटमेंट से आप सही हो जाओगे। उनके दिमाग में मीथ है कि जिनको पीसीओएस है ना, वो कभी ठीक नहीं हो वो कभी पाता। ठीक नहीं हो पाते, वो इनफर्टाइल ही डेफिनेटली रहता है, वो इनफर्टाइल ही कभी रहता बच्चा पैदा नहीं कर पाते। ये तो बहुत बड़ा मीथ है। पीसीओएस वाले लोग फर्टाइल होते हैं और उनको भी प्रेगनेंसी के है, प्रेगनेंसी चांसेस होते हैं। बहुत अच्छे हैं। यू वोंट बिलीव, लड़कियां हमारे पास में आती है, वो डायरेक्टली, सर मुझे पीसीओएस है। अरे बाबा, तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? पीसीओएस है नहीं, वो डॉक्टर बताएगा आपको तकलीफ क्या हो रही है। वो गूगल डायग्नोसिस है। एग्जैक्टली। पीसीओएस इज अ गूगल डायग्नोसिस। बिना गायनेकोलॉजिस्ट के चेकअप के कोई अपने आप को पीसीओएस डिक्लेयर करना बंद करना चाहिए। डेफिनेटली, वरना वो खुद से, खुद ब खुद सोच सोच के या गूगलिंग करके फिर फिर वो पीसीओएस के साथ डिस्प्रेशन में जाना, डिस्प्रेशन में चले जाएंगे, डिस्प्रेशन में चले जिसको जाते गूगल हैं। डिस्प्रेशन बोलते गूगल। हैं। यस। ओके। जैसे 40 की एज आती है, मेंसेस चले जाते हैं, वो मेनोपोजल पीरियड स्टार्ट होता है। मेनोपोजल पीरियड एक मानसिक अवस्था को कैसे चेंज करता है? एक तो मेनोपॉजल, एक तो पहले तो एज बढ़ती रहती है, 45 ईयर्स एज हो जाती है। डेफिनेटली। उनकी बॉडी में पिछले 20-25 साल में जो हार्मोनल चेंजेस हुए थे, उससे विपरीत हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। उसकी वजह से एक तो पहले उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बॉडी वेट में अफेक्ट होती है, उनके बोन जॉइंट्स में अफेक्ट होती है, तो शरीर में कहीं ना कहीं उनको सोमेटिक पेन रहता है, उनको भी एंजाइटी डिप्रेशन ये फेज आते हैं। वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। अगर उस दौरान भी वो अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक हेल्प लें तो वो मेनोपॉजल फेज भी वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ में करना क्या होता है। वो पड़ोसियों की सलाह लेते हैं कि कुछ नहीं करना है, वेट वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच नहीं होता, अच्छे से ट्रीटमेंट, थेरापी, काउंसलिंग ये सब इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। जैसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी देते हैं, एटलीस्ट साइकेट्रिस्ट का एक काउंसलिंग भी उनको बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकाल सकता है। सो डेफिनेटली, मूविंग फॉरवर्ड, एक बॉडी का इमेज हमारा होता है कि जैसे मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, या फिर विमेंस में मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, तो वो एक माइंड सेट पे क्या इम्पेक्ट करता है, उसके उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पहले तो ये बॉडी की बात होता है तो ये जेनेटिकली होता है। अगर हमारे पेरेंट्स ओबेस है तो हमारे में ओबेसिटी के आनी चांसेस ही ज़्यादा आनी है। है। यस। हमारे पेरेंट्स थीन एंड लीन है तो हम थीन और लीन आने ही आने वाले हैं। ठीक है। कम्युनिटी बेस होता है। हर कम्युनिटी में कोई कम्युनिटी मोटा वाली कम्युनिटी हो, कोई कम्युनिटी पतली कम्युनिटी होती है, तो वो सब बेस होता है। अगर हमारे पेरेंट्स ओबेस है और हम आने के बाद बोलते हैं कि हम थीन और लीन होना चाहते हैं, उसकी वजह से हम गूगल सेल्फ डायग्नोस सेल्फ ट्रीटमेंट ये सब शुरू करो। किसी की सलाह ले लो कि ये करो वो करो, अननेसेसरी डाइटिंग सोच करो, सोच करो। अननेसेसरी ओवरथिंक करो, अननेसेसरी एक्सरसाइज करो। मेंटल इलनेस मतलब आप मेंटल इलनेस को वेलकम कर रहे हो।
इनडायरेक्टली। डेफिनेटली। और ये सब चीजें आगे जाके बहुत ट्रबल रहती है यंग एज में। अगर आपने मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट कर दिया तो ये सब क्रॉनिक इलनेस होती है, बहुत लंबे समय तक आपको अफेक्ट करती है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को लेके परेशान हो तो फिर आप भी किसी अच्छे डॉक्टर्स को मिलो, उनके साथ एक बार कंसल्टेशन कराओ, उनका एक बार काउंसलिंग या थेरेपी सेशन लो, और उनको पूछो कि आपके दिमाग में क्या क्या मीथ है और क्या फैक्ट है। तब डॉक्टर आपको पता है कि ये सब मीथ है और ये सब फैक्ट है, और उसको दिमाग में उतारने के बाद आप अपने बारे में सोचना बंद बंद कीजिए। कीजिए। सो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसी चीज़ों में। और फर्स्ट, अगर कुछ बीएमआई इंडेक्स से वजन बढ़ रहा है तो ट्राई टू कुछ एक्टिविटी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिम जाइए, वॉक कीजिए, सुबह में जल्दी उठिए। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो होलिस्टिक अप्रोच जो हम मानते हैं कि भाई सारी चीज़ों में मल्टी डिसिप्लिनरी प्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। सो जो गायनेकोलॉजिकल जो सारे ये है उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम रखें, जैसे कि गायनेक डॉक्टर तो उसकी तरह से देख ही रहा है, साइकेट्रिस्ट उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता है? ये हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, चलो हम पहले से लेते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज मतलब जो अनमेरिड है, मैरिड है और मेनोपॉजल है, ये तीनों की अगर हम वुमन की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी और गायनेकोलॉजी पे फोकस करें तो पहले तो जो अनमेरिड लोग हैं, तो अगर आप अनमैरिड हो, आपको पीरियड्स इरेगुलर आ रहा है, ठीक है, आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो, आपको प्रेगनेंसी के चांस ले रहा है, अननेसेसरी आपको वजाइनल या फंगल या कुछ तरीके के इन्फेक्शन हो रहा है, अननेसेसरी है आपको प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप सेक्सुअल ट्रॉमा फेस कर रहे हो, तो आप अच्छे से आपके नजदीकी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, उनके पास मिलके आप उनका एक कंसल्टेशन लीजिए। वो आपको कंसल्टेशन देंगे, जो रिपोर्ट्स नेसेसरी है वो रिपोर्ट्स चेक कराएंगे, उसके बिहाफ के आपको सजेशंस देंगे। दूसरी चीज, अब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से बताइए, वो आपको काउंसिल करेंगे, जरूरी होगी तो आपको शॉर्ट टर्म मेडिसिन का कोर्स देंगे, और आप डेफिनेटली अच्छा महसूस करोगे। दूसरी बात करते हैं प्रेगनेंसी वाली। प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट उनको अच्छे से सब रिपोर्ट्स कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप उनको डेट्स देते हैं कि आपको इस टाइम पे जब भी आप प्लानिंग करो तो आपको सक्सेस रिलेशन रखना है। रिलेशन रखने से के बाद सक्सेस रेशियो ज्यादा है, ये सब करते हैं। साइमल्टेनियसली आप साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के पास भी चाहिए, वो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम फेज के दरमियान कोई साइकेट्रिक इलनेस के चांसेस है या नहीं, उसका एक इवेल्युएशन करेंगे। अगर लगेगी तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम जो प्रोफाइलेक्सिस देते हैं वो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं और थेरापी दे सकते थेरेपी हैं। दे सकते उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम फेज अच्छा रहेगा। अब तीसरी चीज आई मेनोपॉजल, जब भी आप मेनोपॉज में आओ, अगेन आप भी एक गायनेकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का कंबाइंड मल्टी कंबाइंड डिसिप्लिनरी एक अप्रोच अप्रोच लीजिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम डेफिनेटली मुझे लगता है, अगर एक कंसल्टेशन आपकी जिंदगी अच्छी कर सकता है तो व्हाई तो नॉट। करना चाहिए। हमें क्यों नहीं कंसल्ट करना चाहिए, और हमें जो दूर हर चीज से दूर क्यों भागना चाहिए। क्यों भागना चाहिए, इनफर्टिलिटी की जो मेन बात है उसमें, जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर ये बोलता है कि ये दिनों में आपको रिलेशन रखना है, तो वो चीज इतनी प्रेशराइज्ड हो जाती है कि भाई यही टाइम है, ये टाइम पे हमने नहीं किया तो फिर हो ही नहीं पाएगा, बच्चा नहीं हो पाएगा। तो दे फील सो ऑकवर्ड, दे फील प्रेशराइज्ड। और इतनी चीजें हो जाती है उनकी लाइफ में, दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये आप ये करके आओ, ये आप वो करके आओ। सो बी काम, हैव अ पेशेंस। पहले आप कपल अच्छा रहेगा तो फिर बच्चा अच्छा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कपल अच्छे से बच्चा करना चाहता है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उनका इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ज्यादा बाकी जरूरी है, सब चीज़ें तो बाद में आएगी। बाद में आएगी। इमोशनली कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो प्रेगनेंसी तो रहनी ही रहनी है। रहनी रहनी है, डेफिनेटली। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर being a part of our podcast series. Thank you so much. थैंक यू ध्रुव।